तो दोस्तों आज जो है कि बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा 2026 के लिए फुल लेंथ का टेस्ट नंबर आपका 2 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 1 टेस्ट पेपर हमसे कंप्लीट कर चुके थे फुल लेंथ का। कुल इसमें आपका 150 प्रश्न रहेगा जो बीपीएससी आपका टीआरई 4 पीटी एग्जाम्स के लिए हैं। देखिए बीपीएससी टीआरई 4 2026 का जो न्यू सिलेबस आया हुआ था पीटी का, बिल्कुल उसी सिलेबस पर आधारित इस सेट को तैयार किया गया है, जिसमें पूरा 1 से लेके आपका 150 प्रश्न रहने वाला है और बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। देखिए इसमें आपका कथन वाला भी प्रश्न रखा गया है और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रखे हुए। ठीक है, तो पूरा इस सेट को कंप्लीट कीजिएगा आप सभी। इसमें कुल आपको 2 घंटा का समय मिलेगा, यानी कि आपको 120 मिनट का समय मिलने वाला है और इतने समय में पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो आपसे पूरा 1 से लेके 150 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आपसे ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि जब भी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। देखिए इससे पहले जो एक सेट हो चुका था फुल लेंथ का, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा आप सभी, ये आपका समान ज्ञान और समसामयिकी मुद्दे का पहला होगा। क्वेश्चन है कि बिहार में 3 कठिया प्रथा के तहत किसान को अपनी भूमि का कितना भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 3 कठिया प्रथा आपका चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 से 6 सेकंड का समय देंगे। इतने समय में आपसे अपना आंसर एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप सभी। देखिए आपसे को बोले थे कि कुल 3 प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो फुल लेंथ का। पहला वाला हो चुका था, उसके बाद आज दूसरा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/20। ध्यान रखिएगा, यानी कि 20 कट्ठा जमीन में 3 गट्ठा पर खेती करना अनिवार्य था। नील का ध्यान रखिएगा आप सभी। इसी कारण से 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन में 2 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। 2 है कि 1932 में पुना पैक्ट पर महात्मा गांधी की ओर से यरबदा जेल में किसने हस्ताक्षर किए थे। पुना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। कहां पर, यरबदा जेल में हुआ था। और यहां पर महात्मा गांधी जी की ओर से बात किया जा रहा है कि किसने हस्ताक्षर किए थे। उस समय महात्मा गांधी जी उपवास पर था, महात्मा गांधी जी वहां पर मौजूद नहीं थे। तो याद रखिएगा ये आपका किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। जो भी ऑप्शन में बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, आंसर मैच कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, पुना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, बट गांधी जी इस समय नहीं था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, इसी के साथ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तेस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से मिलने से पहले भारतीय राज्य से होकर बहती है। तो तेस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले ये किस राज्य से होकर बहती है भारत में, तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। तेस्ता नदी सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है, यह चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी होते हुए बांग्लादेश में यमुना में यानी कि ब्रह्मपुत्र में प्रवेश कर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी जिसे स्थानीय भाषा में जलकी कहा जाता है, ये कहां पर स्थित है। देखिए कीचड़ ज्वालामुखी की बात किया गया है, जिसे स्थानीय भाषा में जलकी कहते हैं, कहां पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा। ये जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को दिल से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए क्लास तो कर लेते हैं पर क्लास को लाइक नहीं करते, गलत बात है। लाइक जरूर कर दिया कीजिए, आप ही के लिए मेहनत कर रहे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर मेरे लिए मेहनत किया, एफर्ट लगाए ना, तो एक लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। देखिए जो भी तैयारी कर रहा है आपके साथ में ना, तो बिल्कुल आप सभी उसको शेयर कर दीजिए। देखिए लेवल में लाइए, देखिए उसका तैयारी कितना है, आपका तैयारी कितना है। ठीक है, पता चलेगा वो कितना स्कोर कर रहा है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, पता चलेगा, अंतर चलेगा। ठीक है, तो जरूर आपसे इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो देखिए कीचड़ ज्वालामुखी जिसे जलकी कहा जाता है, ये वाराटांग द्वीप पर अंडमान में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये एकमात्र भारत का ऐसा स्थान है जहां सक्रिय मंड ज्वालामुखी यानी कि कह सकते हैं कि कीचड़ उगलने वाला छेद है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे, कीचड़ उगलने वाला क्षेत्र है, कीचड़ उगलने वाला छिद्र है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, जिसमें दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए क्वेश्चन 5 पर ध्यान दीजिए। तो ये आपका मणिपुर में है, याद रखिएगा आप सभी। और यहीं पर आपका कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। याद रखिएगा आप सभी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अच्छा, पहले 10 मौलिक कर्तव्य था ना, अभी कितना है 11 मौलिक कर्तव्य है। ये चीज को याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग किसमें है, 4 का अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। याद रखिएगा आपसे, लिया गया है रूस के संविधान से। इतना सा चीज याद रखिएगा। अगला है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत सिद्धांत यानी कि हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को विलय किया था इसने, यानी कि हड़पा था। हड़प नीति तो वही था ना कि कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लेना। तो सबसे पहले सतारा को हड़पा था, ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये कब हड़पा था, 1848 ईस्वी में। याद रखिएगा आप सभी। झांसी को 1853 में विलय किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रशासनिक प्रमंडल यानी कि डिवीजन के अंतर्गत आता है। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पता है सभी को कि ये पश्चिमी चंपारण में है, बट ये किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा तिरहुत मंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में ए की तरफ यहां जा सकते थे आप सभी, ठीक है, याद रहेगा क्या आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित आत्मीय सभा जो 1815 में स्थापित किया गया था, मुख्य वैचारिक उद्देश्य क्या था इसका, आत्मीय सभा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर की पूजा करने का प्रचार किया गया था। ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 324 से घटकर कितनी रह गई थी। यहां पर 324 से घटकर यहां पर पूछा गया है। तो याद रखिएगा आप सभी, 243 सीट रह गई थी और 81 सीट झारखंड को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ यहां जा सकते थे आप सभी, ठीक है, ए की तरफ यहां पर जा सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस भौतिक प्रदेश में केरवा नामक उपजाऊ कछारी मिट्टी परतें पाई जाती है जिसे केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए यहाँ पर केरवा नामक एक कछारी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए केसर आपको जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर हिमालयन वाला क्षेत्र में ही आपको ये वाला मिट्टी देखने के लिए मिलता है, केरवा। याद रखिएगा, तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रहेगा क्या आप सभी को। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। देखिए इससे पहले वाला पेपर जो था फुल लेंथ का, अगर नहीं लगाए जरूर लगा लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो आज का ये पूरा सेट लगाइएगा, लास्ट में स्कोर बताइएगा। जो कल वाला जो सेट हुआ था, सॉरी परसों ही सेट दिए थे ये वाला पहला नंबर फुल लेंथ का, उसको जाके लगा लीजिएगा आप सभी। तो यहाँ पर समानता के अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है ये आपका समानता के अधिकार की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। अच्छा, मौलिक अधिकार जो आपको दिया गया था 6, ये किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 19 में ही, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में पुलिस और कानून व्यवस्था को राज्य सूची का विषय बना दिया गया है। तो देखिए राज्य सूची का विषय बनाया गया था 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में ही आपको सूची का उल्लेख देखने के लिए मिलता है, संवर्ती सूची। अगला है कि बिहार की कौन सी जल विद्युत परियोजना सबसे पुरानी और सोन नदी प्रणाली पर बनाई गई है। तो राइट आंसर होगा डिहरी जल विद्युत परियोजना। याद रखिएगा ये सोन नदी पर बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं जिन्हें मिलाकर बाकी रंग बनाए जाते हैं। तो सभी को पता होगा लाल हरा नीला यानी कि RGB, ठीक है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग केशवानंद भारतीय मामले 1973 में स्वीकार किया गया था। दूसरा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो देखिए ये आपका दोनों कथन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा सी राइट आंसर होगा, ठीक है, कि प्रस्तावना को संविधान का अंग केशवानंद भारतीय मामले 1973 में स्वीकार किया गया, सही था। और 42वां संविधान संशोधन ही द्वारा आपका प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चितरंजन दास, जिसे CR दास भी कहा जाता है और इसे हम सभी देश बंधु के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। गया में आपका 37वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1922 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये आपका जमुई जिला होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस प्रसिद्ध चावल को हाल ही में CI टैग दिया गया है जो अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा मरचा चावल को, ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट कुशा भारत की किस रक्षा प्रणाली से संबंधित है? चलिए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर कीजिएगा, कर लोगे आंसर आप सभी। तो राइट आंसर होगा लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली से संबंधित है आपका, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट कुशा। अगला है कि वर्ष 2025-26 में घोषित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक को कहां चालू किया गया है? तो यह आपका नई दिल्ली में चालू किया गया है, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा रॉकेटरी द नेवी इम्पैक्ट को दिया गया है, तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए PM विश्वकर्मा योजना की बात किया गया ना, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता और कौशल प्रशिक्षण देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, ए नंबर होगा। हाल ही में 2025 के अंत में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए यहाँ पर वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात किया गया है, जो दुनिया भर में तकनीकी स्टार्टअप और इनोवेशन के मामले में भारत अभी जो है आपका 40वां स्थान पे आ चुका है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाल ही में 25-26 में किस देश ने भारत की UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह से स्वीकार करके अपने यहाँ लागू किया है? तो याद रखिएगा फ्रांस ने भी किया है, नेपाल ने और श्रीलंका ने भी किया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सभी ने। क्वेश्चन है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ने पर किस प्रकार का बदलाव होगा? तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। प्रतिरोध जो होता है वो आपका लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्या होगा, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो तार की लंबाई भी बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए प्रकाश की किरण को किस माध्यम में जाना होगा? अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करना है तो प्रकाश को किस माध्यम की ओर जाना होगा? तो ध्यान रखिएगा सघन से विरल में जाना होगा, उसे याद रखिएगा आप सभी, यानी कह सकते हैं कि पानी से वायु में जाना होगा, तो सघन से इसे विरल में जाना होगा, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगा, तो बी राइट आंसर होगा। अगला है 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वस्तु का त्वरण, तो यहाँ आपसे इसे पूछा गया है त्वरण, तो त्वरण अगर निकालना है आप सभी को तो त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, तो बल बटा होता है द्रव्यमान, याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, बल बटा द्रव्यमान। तो बल कितना है 20 न्यूटन है, द्रव्यमान कितना है 5 kg है, काट दीजिए आप सभी, 4 बार में कट जाएगा, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन में बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 29 नंबर है कि 2 kg वस्तु पृथ्वी की सतह से 5 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी यदि जी बराबर यानी कि छोटी जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले, तब जाके यहाँ पर आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहिए जो स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है इसका सूत्र क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर अगर सूत्र पूछा जाए तो क्या बता सकते हैं, याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, गुना आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा और गुना आपका हाइट हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा
देखिए द्रव्यमान कितना दिया गया है, 2 kg दिया गया है, तो 2 को पुट कर लीजिए। उसके बाद हाइट कितना दिया गया है, पता है आप सभी को, हाइट 5 दिया गया है। हाइट कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। यहाँ पर देखिए हाइट 5 मीटर है, और आपका छोटी जी का मान कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए आप सभी। अब इसको गुना कर दीजिए, 10 पचे 50 और 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी वाला करेक्ट आंसर होगा। बात समझे क्या? जब भी आप सभी से स्थितिज ऊर्जा पूछा जाए तो mgh इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किस ऊर्जा को किस में बदलता है, ऊर्जा को किस में बदलता है डायनमो? तो देखिए डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, ठीक है, क्योंकि डायनमो पहले घूमता है उसके बाद ही विद्युत उत्पन्न करता है। तो याद रखिएगा, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनमो। बाकी बात जो मोटर होता है, मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वहीं पर पंखा भी विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है। एक कथन दिया गया है, कथन एक है कि एक्सरे और रेडियो तरंग, एक्सरे किरण और रेडियो तरंग दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए निर्वात में दोनों की चाल समान होती है। दूसरा है कि एक्सरे किरण की आवृत्ति रेडियो तरंग की तुलना में कम है, ये गलत है। रेडियो तरंग की तुलना में एक्सरे किरण की आवृत्ति कम नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपसे अधिक है। बाकी बात को कथन नंबर 1 सही है कि एक्सरे किरण और रेडियो तरंग दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए निर्वात में चाल इसका सही होता है। तो केवल एक कथन इसका सही है। तो यहां से कह सकते सी नंबर, कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पी प्रकार यानी कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारक वाहक होल्स होते हैं। उसके बाद दूसरा है कि पी प्रकार का अर्धचालक क्रिस्टल शुद्ध रूप से धनावेशित होता है। कौन सा सत्य है इसमें? ऑप्शन नीचे दिया गया है। 32 नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए पी प्रकार यानी पी टाइप का अर्धचालक मुख्य रूप से धारावाहक होल्स होता है, ये सही कथन है, ठीक है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि पी प्रकार का अर्धचालक क्रिस्टल शुद्ध रूप से धनावेशित होता है, ये आपका गलत है, शुद्ध रूप से धनावेशित नहीं होता है। बात समझे क्या? बिल्कुल, तो सिर्फ ऑप्शन में ए ही इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए पी टाइप में बहुसंख्यक वाहक होल्स होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन पूरा क्रिस्टल हमेशा विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये 2 वाला गलत होगा, ऑप्शन में ए सही है। अगला है ट्रांजिस्टर का मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए ट्रांजिस्टर का जो कार्य होता है एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के लिए होता है, तो ऑप्शन में बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित यानी कि मुड़ता है? तो देखिए अगर प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो सबसे ज्यादा जो आपका विक्षेपित जो होगा वो आपका बैगनी रंग होगा, ध्यान रखिएगा। बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है, इसलिए लाल रंग का उपयोग हम सिर्फ खतरों में करते हैं, दूर से भी दिखाई देता है लाल रंग। हमारे शरीर का तापमान एवं खाने पीने की क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी ध्यान दीजिएगा, आपका 35 नंबर है ना, 35 नंबर पर है हम सभी। हाइपोथैलेमस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि की पिच का निर्धारण करता है? कोकिलिया, याद रखिएगा, कोकिलिया ही यह आपका पिच का निर्धारण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यह भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्वों का कौन सा अवरोही क्रम है? तो देखिए मानव शरीर में जो पाया जाता है उसको आपको बताना है अवरोही क्रम में। क्या सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है क्या? नहीं, गलत बात, कार्बन तो खत्म हो जाएगा, अब बचा ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन ही पाया जाएगा पहले, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ये चीज को समझना होगा। ऑक्सीजन के बाद कार्बन पाया जाएगा, उसके बाद फिर नाइट्रोजन, तब कैल्शियम होगा, तो कैल्शियम पहले नहीं होगा, कैल्शियम लास्ट में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को छांटने के लिए सीख जाइए आप सभी। पेन उठाइए, क्वेश्चन देखिए, यह ऑप्शन नहीं होगा, फटाक से इसको पेन चला दीजिए, काट के हटका दीजिए, सामने में ना रहेगा ना कंफ्यूजन आपको करेगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के बाद 2 ही ऑप्शन कंफ्यूजन करता है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। यहाँ भी कंफ्यूजन किया ना, ये दोनों तो एक बार में कट के निकल गया, ये दोनों में कंफ्यूजन। अब इसमें 50-50% चांस बन जाता है कि क्या होने वाला है। थोड़ा सा और अगर स्टडी किए रहेंगे तो आराम से आंसर निकाल लीजिएगा। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और कैल्शियम होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? रूबिस्को इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, रूबिस्को। अगला है कि झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं। तो देखिए झिल्ली रहित अंग राइबोसोम जो है ये आपका किस में मिलते हैं? तो दोनों कोशिकाओं में, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका और ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो ये दोनों कोशिका में मिलते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। अगला है ऋग्वेद में जैन धर्म के किन 2 तीर्थंकरों का नाम मिलते हैं? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये आपका ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का जो है कि उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में, याद रखिएगा, जैन धर्म का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है क्या? दूसरा है भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा से सटे हैं क्या? देखिए ये वाला कथन तो बिल्कुल सही है, सभी बच्चे इसका आंसर कर लिए होंगे, बट पहला वाला कन्फ्यूजन कर दिया, ठीक है, तो ये आपका गलत है। 7 राज्यों से नहीं, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से हैं, दिल्ली से सटा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिर्फ 2। अगला है कथनों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में शुरू की गई। दूसरा है गेंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई। चलिए बताइएगा क्वेश्चन में 42 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कथन इसका सही है? तो देखिए इसका दोनों कथन सही है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में शुरू किया गया और गेंडा परियोजना 1987 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्य में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो देखिए बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो ना नागालैंड, ना मणिपुर, ना अरुणाचल प्रदेश, ना सिक्किम की लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, किसी की नहीं लगती है। अगला है कि वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर आपको देखने के लिए मिलता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त 2 मिनट का अंतर मिलता है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है, कितना? 2 मिनट का। अगला है कि किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की संपूर्ण लंबाई प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो किसी छोटी दर्पण की सहायता से, तो याद रखिएगा किसी भी बड़ी चीज को अगर छोटी करके देखना है तो वो आपका उत्तल लेंस ये काम कर देता है भली भांति, ठीक है। इसीलिए देखिएगा आपका गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना ड्राइवर के पास, वहां पर आपका उत्तल लेंस ही लगा रहता है, सॉरी उत्तल दर्पण, लेंस नहीं, उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि बड़ा बड़ा चीज ये छोटा करके इतना समय दिखा देता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस हो जाएगा, सॉरी उत्तल दर्पण हो जाएगा, बार बार लेंस बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है, इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? थोड़ा सा फास्ट में कीजिएगा आप सभी, ठीक है, समय का बर्बादी नहीं करना है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा ऑस्ट्रेट के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। उपभोग के आधार पर इन स्रोतों के घटते क्रम का सही उत्तर चुनिए। देखिए भारत में सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग कोयला से होता है, तो कोयला तो सभी जगह दिया गया है। उसके बाद आपका पेट्रोलियम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ना नाभिकीय, नाभिकीय तो सबसे कम है। जल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो टरबाइन लगा के विद्युत उत्पन्न करते हैं हम सभी, याद रखिएगा, कहीं बांध बना दिए वहां पर से। उसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तब नाभिकीय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बम, यह आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है आपका हाइड्रोजन बम, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये परमाणु की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये किसे मिला था? नील्स बोर को दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, किसको दिया गया था? नील्स बोर को। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर हो गया 51, जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो देखिए अभी तो आपका यूरो, करीब करीब यूरोप देश में यूरो ही मुद्रा प्रयोग हो रहा है अभी। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो यहां निर्वाचन आयोग की बात हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय,
संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यहाँ पर बात किया गया है। तो इसमें क्या समान है, तो ये सभी एक संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा और सभी का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, कथन एक है कि आदर्श गैस के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। दूसरा है कि उच्च दाब और कम ताप पर वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। कौन सा कथन सत्य होगा इसमें? देखिए, पहला कथन जो कहा गया कि आदर्श गैस के कणों के बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, ध्यान रखिएगा। जबकि दूसरा कथन आपका गलत है कि उच्च दाब और कम ताप पर वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, ये गलत है, ठीक है। उच्च दाब और कम ताप पर वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करती है। तो हमसे कह सकते हैं कि कथन एक तो सही है लेकिन कथन दो आपका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में शॉटकी दोष पाया जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए 54 नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो अगर शॉटकी दोष पाया जा रहा है तो यहाँ पर घनत्व पर जो प्रभाव पड़ेगा, घनत्व घट जाता है, याद रखिएगा आप सभी, क्या होगा, घनत्व घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को गणितीय रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। 55 नंबर का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, याद है क्या? देखिए ऑप्शन में ए वाला याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल पीएच मान 7 होता है, यदि इसमें थोड़ा अम्लीय बफर मिला दिया जाए तो पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 यानी कि उदासीन होता है। अगर इसमें थोड़ा अम्लीय बफर मिला दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, पीएच मान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बढ़ेगा, याद रखिएगा आप सभी। विद्युत ऋणात्मकता पर प्रभाव पड़ने की बात किया जाए तो ये आपका बढ़ते जाएगा, अगर बाएं से दाएं की ओर जाए तो बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, कथन है अमोनिया यानी कि NH3 अणु की ज्यामिति पिरामिड होती है। दूसरा कथन है कि NH3 में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है और 2A की व्याख्या भी कर रहा है कि अमोनिया अणु की ज्यामिति पिरामिड होती है, सही है। और उसके बाद जो है कि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए लाफिंग गैस मतलब हंसाने वाला गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में आता है। जो संक्रमण तत्व है तो इसे डी ब्लॉक में रखा गया है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग में निषेचन की क्रिया होती है। तो यह आपका अंडवाहिनी में होती है, ओविडक्ट में, ध्यान रखेंगे आप सभी, अंडवाहिनी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 63 है कि हाल ही में जनवरी 2026 में किस देश ने अपनी आधिकारिक मुद्रा को बदलकर पूरी तरह से डिजिटल करेंसी में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। तो यह आपका किस देश के द्वारा किया गया है। अल सल्वाडोर के द्वारा, याद रखिएगा, बी राइट आंसर होगा, सल्वाडोर ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसने प्रदान किया। समंथा हार्वे को किया गया है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में आयोजन विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की थीम क्या रखी गई थी। WEF का थीम जो था ये क्या था। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने जनवरी 2026 तक पहली पूर्णतः AI संचालित प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया है। AI की यहां पर बात किया गया है, तो ये आपका किस राज्य ने किया है, तेलंगाना राज्य ने, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फरवरी 2026 में इसरो द्वारा लॉन्च की गई गगनयान 2 मिशन में पहली बार किस महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा गया है।
व्योमित्रा को भेजा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। बी राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। वर्ष 2026 में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ने कौन सा देश रहा है? 2026 में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ठीक है, कौन सा देश कर रहा है? यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका USA कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला है, अक्टूबर 2025 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान प्राप्त है, तो ये 105वें स्थान पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे देखिएगा 70 है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2026 में नया ऑफलाइन UPI फीचर लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? राइट आंसर होगा UPI लाइट प्लस लॉन्च किया था, जो ऑफलाइन काम करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सेकांकू द्वीप विवाद, ये किन दो देशों के बीच का तनाव का क्षेत्र है? तो ये जापान और चीन के बीच का ये आपका विवाद है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे 72 देखिएगा, अप्रैल 2026 में किसने भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? किसे भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो नियुक्त किया गया है, यह किसे किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि आधुनिक युग का मीरा जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस की तिथि को मनाई जाती है 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सुमित्रा नंदन पत को किया गया था, पंत। बजट को किस सूची में रखा गया है? तो बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका नागपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, भारत में। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो कुल 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि यह वैश्विक AI शिखर सम्मेलन श्रृंखला का ग्लोब साउथ में पहला आयोजन किया गया था क्या? बिल्कुल किया गया था। उसके बाद है, नई दिल्ली घोषणा के साथ विषयगत कार्य समूह थे, बिल्कुल सही थे। नई दिल्ली घोषणा के साथ विषयगत कार्य समूह थे, ये भी सही है, 7 विषयगत कार्य समूह थे। उसके बाद है, नई दिल्ली फ्रंटियर AI प्रतिबद्धताओं पर 13 प्रमुख मॉडल प्रदाताओं ने हस्ताक्षर किए थे, ये भी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। अगला है कि AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख परिणाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, वैश्विक AI प्रभाव साझा मंच का शुभारंभ हुआ था, यही इसका मुख्य रूप से परिणाम था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट था क्या? चलिए बता सकते हैं क्या? बिल्कुल ये पहला बजट था, सही है कथन। उसके बाद है कि बजट 3 प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित था, बिल्कुल सही है, 3 प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित था। कुल व्यय का बजट अनुमान 53.5 लाख करोड़ रुपए था क्या? बिल्कुल रखा गया था। तो इसका तीनों कथन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में। उसके बाद है, केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा यानी कि GDP के कितने प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है? तो ये लगभग आपका 4.30% अनुमानित किया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, केंद्रीय बजट 2026-27 में निम्नलिखित में से किस कर व्यवस्था को अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रावधान किया गया था या किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, नया आयकर अधिनियम 2025 लागू करने का प्रावधान किया गया। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है, 2026 में राष्ट्रीय खेल बोर्ड के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल बोर्ड की चयन सह खोज समिति के नियम अधिसूचित किए गए हैं। तो ऑप्शन में ए
सॉरी बी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा 2026 राष्ट्रीय खेल बोर्ड के संबंध में। ठीक है, राष्ट्रीय खेल बोर्ड की चयन सह खोज समिति के नियम अधिसूचित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 तक केंद्र सरकार के कुल व्यय में पूंजीगत खतरे पर कितना प्रतिशत व्यय था। चलिए क्वेश्चन 85 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 2.51 लाख करोड़ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या याद रहेगा कि आप सभी को मई 2026 तक केंद्र सरकार द्वारा राज्य को करों के हिस्से के रूप में लगभग कितना हस्तांतरण किया गया था। तो ये लगभग 1.76 लाख करोड़ किया गया था, ध्यान रखिएगा हस्तांतरण। बात समझे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में 87 है, बिहार जी के का है कि बिहार के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 87 का आप सभी। देखिए राजगीर मगध की प्राचीन राजधानी थी क्या। हाँ बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा यही आपका ऑप्शन सही है कि राजगीर मगध की प्राचीन राजधानी या राजगिरी भी कहा जाता है, जो बाद में फिर आपका पाटलिपुत्र बनता है। बात समझे। वैशाली की बात किया जाए तो वैशाली आपका वज्जी संघ की राजधानी थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे। वज्जी सिंह की राजधानी कहाँ थी, वैशाली। तो ये वज्जी महाजनपद का बात यहाँ पर हो रहा है। पाटलिपुत्र तो बता दिए मगध वाला होगा। बाकी बात चंपा जो है ये आपका अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। कुल आपका महाजनपद कितना है, 16 महाजनपद हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आसान प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं आप सभी, बिल्कुल कर सकते हैं। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बिहार का उत्तर भाग मुख्यतः गंगा के मैदान का हिस्सा है क्या। उसके बाद है कि गंगा बिहार का उत्तर और दक्षिण भाग में विभाजित करती है। हाँ बिल्कुल ये कथन तो सही है कि बिहार को उत्तर और दक्षिण भाग में विभाजित करती है, कथन सत्य है। तीसरा है कि बिहार की सभी प्रमुख नदियां दक्षिण से निकलकर उत्तर की ओर बहती है, नहीं गलत बात है, ध्यान रखिएगा। सोन एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से आती है और वो आपका गंगा में जाके मिलती है। बाकी बात करीब करीब बिहार में आपका उत्तर से दक्षिण की ओर आके गंगा में मिलती है। बात समझिए, तो ये कथन आपका गलत है। बाकी बात बिहार का उत्तरी भाग मुख्यतः गंगा मैदानी का हिस्सा क्षेत्र है, ये कथन सत्य है। तो यानी कि कथन 1 कथन 2 सही है आपका, बी नंबर वाला। अगला है बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है, ध्यान रखिएगा एकमात्र टाइगर रिजर्व है। चंपारण सत्याग्रह 1917 मुख्यतः किस फसल की खेती के लिए खेती से संबंधित किसान की समस्या से जुड़ा था। तो आसान प्रश्न है, नील की खेती से जुड़ा था। अगला है बिहार के किस प्राचीन विश्वविद्यालय का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। तो ये आपका नालंदा, ध्यान रखिएगा। तो बिहार के किस प्राचीन विश्वविद्यालय का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में मिलता है, नालंदा विश्वविद्यालय का। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासकों से संबंधित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने किया था। ठीक है। उसके बाद अगला है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी फसल राज्य की प्रमुख नकदी फसल में शामिल है। देखिए नकदी फसल की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, पता है क्या आप सभी को। बिल्कुल लीची नकदी फसल के अंतर्गत रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य यानी कि लोक परंपरा से संबंधित है। क्या गरबा है बिहार का, नहीं। घूमर, नहीं, ये दोनों राजस्थान का है, ध्यान रखिएगा आप सभी। झिंझिया ये बिहार का आपका प्रमुख लोक नृत्य है, ये राइट आंसर है। अगला है कि बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर है। हाँ बिल्कुल सही कथन है। बोध गया का संबंध गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से है। हाँ बिल्कुल सही कथन है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया गंगा नदी के तट पर है, नहीं फल्गु नदी के तट पर है, ध्यान रखिएगा। बात समझे, फल्गु नदी के तट पर है। तो यह कथन गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में मुख्यतः कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे। रातौंधी विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बिक, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा, कथन वाला तो प्रश्न आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा।
बाकी बात इस प्रकार का भी प्रश्न आपके पेपर में निश्चित है कि पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसी प्रकार का ज्यादातर प्रश्न रहेगा, कथन का जो सोच रहे कि बहुत ज्यादा कथन वाला प्रश्न रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। वो डरा रहे आपको, जितना भी मास्टर है, जितना भी टीचर है ना, वो आपको डरा रहे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी ये न्यू सिलेबस इसमें जोड़ा गया है, अभी बच्चे सिलेबस से रूबोरूब नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में एकदम पूरा हार्ड बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिविल सर्विस लेवल का नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह सकते इजी टू मॉडरेट और कथन वाला भी प्रश्न आएगा, बात समझे। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि कह सकते सभी तरह का प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है। कथन देखिएगा, यकृत मानव शरीर की महत्वपूर्ण चयापचयी क्रियाओं में भाग लेता है क्या? हाँ बिल्कुल लेता है, ध्यान रखिएगा। यकृत पित्त का निर्माण करता है? हाँ बिल्कुल करता है। और पित्त का निर्माण पित्ताशय में होता है? नहीं, पित्त का निर्माण यकृत में होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर साफ कहा गया है कि यकृत में पित्त का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। तो पित्त का निर्माण पित्ताशय में क्यों होगा? यही कथन गलत है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। बाकी बात, यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन एवं समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा आप सभी। तो ये आपका अनुमस्तिष्क रखती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो भी ऑप्शन बी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? देखिए, एक अंतःस्रावी होता है और एक आपका बाह्यस्रावी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं क्या आप सभी? देखिए, आपका जो थायराइड ग्रंथि जो है ना, ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, बात समझे क्या? थायराइड ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी थे, जबकि लार हो गया, पसीना हो गया और अश्रु गैस हो गया, ये सभी यानी कि आंसू जो निकलता है, ये सभी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। जबकि थायराइड अंतःस्रावी यानी कि अंदर वाला ग्रंथि है, और ये सभी आपका बाहरी ग्रंथि होगा, बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक के द्वारा होता है? तो देखिए, यहाँ पर ऊतक की बात किया गया है और जल और खनिज की बात किया गया है। तो जब भी जल का परिवहन की बात किया जाए तो ये आपका जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? भोजन का परिवहन होता है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए। अगर भोजन के बारे में पूछा जाए तो भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। तो देखिए, पौधे में भोजन का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक से होता है? तो ये फ्लोएम से होता है, बी राइट आंसर होगा। महाजनपद शब्द मुख्यतः किस काल की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित था? क्या वैदिक काल से था क्या? नहीं, ध्यान रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से संबंधित था। महाजनपद काल, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित था। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा इसका, बात समझे क्या? अच्छा, महाजनपदों की बात किया जाए तो कुल कितना महाजनपद था? 16 महाजनपद था, याद रखिएगा आप सभी। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध, ध्यान रखेंगे आप सभी, बात समझे क्या? मगध जनपद सबसे शक्तिशाली था। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में मध्यम मार्ग का संबंध किससे है? तो देखिए, मध्यम मार्ग की बात किया जाए तो ये आपका अत्यधिक भोग और अत्यधिक कठोर तपस्या दोनों से बचने से संबंधित था मध्यम मार्ग, याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न आने का प्रबल संभावना रहेगा, बात समझे। अच्छा, अष्टांगिक मार्ग की बात किया जाए तो ये किससे संबंधित है? ये भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, अष्टांगिक मार्ग, बात समझे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर है? देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा आप सभी। किसने किया था? हरिहर और बुक्का। राजधानी जो है ये आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, हम्पी, तो बी राइट आंसर होगा। अगला है, अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। और अस्थायी बंदोबस्त जो है ये किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया था। कहाँ पे? तो याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली प्रमुख नदी है? तो देखिए, भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और नर्मदा और ताप्ती जो है ये आपका एस्चुरी का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और जो आपका नर्मदा और ताप्ती है ये आपका सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है, बात समझे। क्या बताएं आपको? सतपुड़ा हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद कह सकते हैं कि आपका विंध्याचल हो जाएगा, याद रहेगा क्या? विंध्याचल पर्वत के बीच की भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा और ताप्ती, और दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती। काली मिट्टी विशेष रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए, ध्यान रखिएगा, काली को हम सभी
रेंगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि भारत में पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान पर अधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? चलिए क्वेश्चन में 7 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो पर्वतीय अवरोधक वर्षा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पर्वत होने के कारण कह सकते हैं कि अवरोध पैदा करता है, जिसके कारण से पश्चिमी घाट में पश्चिम ढलान में अधिक वर्षा होता है। तो बी राइट आंसर होगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो देखिए भारत की जैव विविधता की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, क्या थार मरुस्थल है क्या? नहीं, ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट आपका एक हॉट स्पॉट क्षेत्र है जैव विविधता की दृष्टि से। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर है। आंसर मैच कर लीजिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने की शक्ति प्रदान है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कौन कौन सा 5 प्रकार का रीट कौन कौन सा होता है? तो एक आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, एक आपका परमादेश होता है, एक आपका होता है प्रतिषेध, एक होता है आपका उत्प्रेषण, ध्यान रखिएगा, और एक आपका हो जाएगा अधिकार परीक्षा हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है और अनुच्छेद 32 के तहत करता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि अगर हाई कोर्ट की बात किया जाए तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत कह सकते हैं रीट जारी करता है, याद रखिएगा, यानी कि उच्च न्यायालय। जबकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और अनुच्छेद 32 को हम सभी क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला है कि ये भंग किया जा सकता है क्या? नहीं, गलत कथन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित रूप से होता है क्या? नहीं, गलत है। ये अस्थायी सदन है, हाँ बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। हर एक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होता है? निर्वासित होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। और इसके जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसके सदस्य जो होते हैं ना, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बात समझे। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? तो देखिए यहाँ नीति निर्देशक तत्व की बात किया गया है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है, बात समझे। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार है, जबकि भाग 4 का में जो है ना वो आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51 का में रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज को याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का संबंध मुख्यतः किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी। देश की सीमा के भीतर एक अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही हम सभी क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देश की सीमा के भीतर यानी कि देश के भीतर ही उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को ही हम सभी क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। अगला है मुद्रा स्फीति में सामान्यतः मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, घटती है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन समझिएगा कि मुद्रा स्फीति स्थिति में सामान्यतः मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की अल्पकालिक धन उपलब्ध कराने कि जिस दर का प्रयोग मौद्रिक नीति में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम सभी रेपो रेट दर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को अल्पकालीन धन उपलब्ध कराने की जिस दर का प्रयोग मौद्रिक नीति के लिए किया जाता है उसे हम सभी रेपो रेट दर कहते हैं। मान लीजिए कि आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपया था, ठीक है, और ये 200 करोड़ एसबीआई क्या किया? ऋण पे ले लिया, ब्याज पे ले लिया, ठीक है, कुछ समय के लिए, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 1 साल 2 साल या 6 महीना के लिए ले लिया, तो इसी को हम सभी रेपो रेट दर कहते हैं। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि अब जब एसबीआई के पास मान लीजिए ज्यादा धन हो गया तो ये आरबीआई को दे देता है, ठीक है, कुछ समय के लिए कुछ ब्याज पर, तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अगला है राजकोषीय घाटा समानता किससे संबंधित है?
राइट आंसर होगा सरकार की कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर और उधार को छोड़कर, इसी को हमसे क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, राजकोषीय घाटा समानतः किससे संबंधित है, तो सरकार के कुल व्यय, कुल प्राप्तियों के बीच अंतर, उधार को छोड़कर, ठीक है, उधार को छोड़कर बाकी बात राज्य सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर करने के बाद जो निकलता है उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि नगरों में विकसित जल निकासी व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं, हाँ बिल्कुल मिलते हैं, सही कथन है। दूसरा है कि हड़प्पाई लोग को धातु का उपयोग का ज्ञान था, हाँ बिल्कुल था, ये दोनों कथन सही है। लोहे का व्यापक उपयोग हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, ये गलत बात है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी, ठीक है, 1 और 2, जबकि तीसरा क्या है आपका, गलत है। देखिए हड़प्पा सभ्यता को हमसे क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तो इस समय लोहे का नहीं, ध्यान रखिएगा आप सभी, इस समय तांबा हो जाएगा और टीन का कह सकते हैं प्रयोग किया जा रहा था, बात समझे क्या। तो यहाँ पर लोहे का व्यापक उपयोग नहीं किया जा रहा था, जबकि धातु की बात किया जाए तो इस समय ये धातु जैसे तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सभी से कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ज्ञात था, बात समझे। जबकि अगर लोहे की खोज की बात किया जाए तो लगभग ये 1000 BC के अप्रोक्स में हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता कब से है आपका, 2350 से लेके आपका 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो यानी कि लोहे की खोज जो हुआ है वो आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ है, बात समझे। तो यहाँ कहाँ से लोहे का प्रयोग होगा, तो नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, बात समझे। तो बी राइट आंसर है सिर्फ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मौर्य प्रशासन के संबंध में बताना है। यहाँ पे पहला है कि मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो हाँ बिल्कुल होती थी, सही कथन है। अशोक के अभिलेख उसके शासन और नीतियों के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत था, हाँ बिल्कुल था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तीसरा है कि अशोक के सभी अभिलेख केवल संस्कृत में लिखा था, ये कथन गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अशोक के सभी अभिलेख संस्कृत में ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि आपका प्राकृतिक हो जाएगा, इसके अलावा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो ध्यान रखिएगा ये कथन आपका गलत है, बाकी बात ये दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा, 1 और 2। अच्छा, अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। और ब्राह्मणी लिपि वाले अभिलेख को पहली बार पढ़ा गया था। अगला है भारतीय मानसून का संबंध है। देखिए भारतीय मानसून की बात किया जाए, पहला है मानसून की दिशा में मौसम परिवर्तन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, सही कथन है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करता है, हाँ बिल्कुल करता है, ध्यान रखिएगा। जो हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप का है वो जलवायु को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। भारत में वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से होता है, नहीं, गलत कथन है। हर समान रूप से हर जगह या हर वर्ष नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। यानी कि पूरे वर्ष में क्या एक ही तरह वर्षा होती रहता है, नहीं, ध्यान रखिएगा आप सभी। जून जुलाई में अलग होता है, अगस्त सितंबर में अलग वर्षा होता है, नवंबर दिसंबर में अलग होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, एक समान नहीं रहता है। तो कथन क्या होगा, बी ही सिर्फ सही होगा, बात समझे। उसके बाद अगला है नदी तंत्र के संदर्भ में बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का, हिमालय नदी में वर्ष भर जल की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो हिमालय नदी होती है वो 12मासी नदी होती है, कभी नहीं सूखती है। पर्यायद्वीपीय नदी में कई नदियां मौसमी वर्षा पर आधारित निर्भर होता है, हाँ बिल्कुल सही है। मौसमी वर्षा यानी कि वर्षा पर आधारित होता है, अगर वर्षा नहीं होगा तो पर्यायद्वीपीय नदी सूख जाती है। उसके बाद है कि सभी भारतीय नदी हिमालय से निकलती है, गलत बात, सभी भारतीय नदी हिमालय से नहीं निकलती है। मान लीजिए नर्मदा हो गया, मान लीजिए आपका कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, क्या ये हिमालय से निकलती है, क्या नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल 1 और 2, तीसरा गलत हो जाएगा, बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के संदर्भ में बताना है। कथन है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और मूल आदर्श को व्यक्त करती है, हाँ बिल्कुल करती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कि भारत को संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, हाँ बिल्कुल कहा गया है। प्रस्तावना में न्याय स्वतंत्रता और समानता के आदर्श का उल्लेख है, हाँ बिल्कुल उल्लेख है। तो इसका तीनों कथन बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है संविधान के संदर्भ में। अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। हाँ बिल्कुल होती है। जो मंत्री परिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दूसरा है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। हाँ बिल्कुल, और देश का पहला नागरिक होता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं। हाँ बिल्कुल, ध्यान रखिएगा, जो कैबिनेट स्थापित किया जाता है उसके प्रमुख होते हैं वो, तो कह सकते हैं मंत्री परिषद जितने होते हैं उसके प्रमुख होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। तो तीनों कथन इसका बिल्कुल सही है, तो डी राइट आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन देखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबंधित गतिविधि शामिल होती है। हाँ बिल्कुल, जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है वो आपका प्राकृतिक से संबंधित यानी कृषि से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण जैसी गतिविधि आती है। हाँ बिल्कुल आती है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जैसे आपका कारखाना हो गया, ठीक है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र सेवाएं में शामिल होती है, तो हाँ बिल्कुल सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा जैसे बैंकिंग, होटल, ये सभी क्या है? सेवा क्षेत्र, रेलवे सेवा है, ठीक है। ये तीनों कथन सत्य है इसका। अगला है बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में बताना है। क्वेश्चन नंबर 124 का, वाणिज्य बैंक जमा स्वीकार करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। वाणिज्य बैंक ऋण प्रदान करते हैं। बिल्कुल करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है कथन हड़प्पा सभ्यता। देखिए कथन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के अनेक नगरों में योजनाबद्ध सड़कें और जल निकासी व्यवस्था पाई गई है। यह कथन का कहना है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे भी से। हड़प्पा नगर नियोजन में सार्वजनिक सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता था। बिल्कुल सही है कि हड़प्पा नगर नियोजन में सार्वजनिक सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता था। यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता में सभी लोग केवल कृषि कार्य करते थे। ये गलत है, सभी लोग सिर्फ कृषि नहीं करते थे, व्यापारी भी करते थे। बात समझे? तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लोग कृषि कार्य ही करते थे और दूसरा कोई काम नहीं कर रहा था। तो केवल कथन एक ही सही है, दूसरा गलत है इसका। उसके बाद एक कथन देखिए यहाँ पे कि अशोक ने अपने शासनकाल में धर्म से संबंधित संदेश को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। यह कथन का कहना है। निष्कर्ष देखिए क्या कहना चाह रहा है कि अभिलेख शासन की नीतियों के प्रचार का माध्यम था। हाँ बिल्कुल, अभिलेख शासन की नीतियों के प्रचार का माध्यम था। यह कथन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। दूसरा कथन है कि अशोक ने केवल युद्ध के माध्यम से साम्राज्य चलाया था। यह कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। अशोक ने केवल युद्ध के माध्यम से ही साम्राज्य नहीं चलाया था। कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना ही छोड़ दिया था अशोक। बात समझे? तो क्या उसके बाद साम्राज्य नहीं चला उसका? बिल्कुल चला था। तो हम ये नहीं कह सकते कि युद्ध के माध्यम से ही साम्राज्य चलाया था। तो ये कथन गलत है, कथन सिर्फ एक सही है, ध्यान रखिएगा। अगला है कथन दिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र में सड़क और रेल निर्माण मैदानी क्षेत्र की तुलना में कठिन हो सकता है। ठीक है, ये कथन का कहना है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है और जो आपका मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, इसके निर्माण में कह सकते हैं कठिन हो सकता है पर्वतीय क्षेत्र में निर्माण करते हैं अगर रेल का। तो कथन देखिए क्या कहना चाह रहा है कि पर्वतीय स्थलाकृति परिवहन अवसंरचना को प्रभावित करती है। हाँ बिल्कुल करती है। जो पर्वतीय स्थलाकृति है ये परिवहन के अवसंरचना को प्रभावित करती है। ठीक है। दूसरा है कि पर्वतीय क्षेत्र में परिवहन कभी विकसित नहीं हो सकता है। ये गलत है, विकसित होता है। बहुत सारा देखिएगा रेलवे लाइन बिछाया गया है, ठीक है, बहुत सारा रोड बनाया गया है। तो ये नहीं कह सकते कि परिवहन का मार्ग विकसित नहीं हो सकता है पर्वतीय क्षेत्र में। चल जाइए आप सभी जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग चल जाइए घूमने के लिए, आप चल जाइए कह सकते हैं शिमला मनाली चल जाइए, बहुत सारा देखने के लिए मिल जाएगा। तो कथन सिर्फ एक सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। ठीक है। कथन देखिए 128 नंबर, किसी क्षेत्र में वनस्पति का स्वरूप तापमान और वर्षा से प्रभावित होता है। यह कथन का कहना है कि किसी भी क्षेत्र में वनस्पति का स्वरूप तापमान और वर्षा से प्रभावित होता है। ठीक है। पहला कथन है कि जलवायु प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ बिल्कुल, ध्यान रखिएगा, जलवायु प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कथन सत्य है। उसके बाद दूसरा कथन है कि पृथ्वी के सभी क्षेत्र में समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नहीं, गलत है। हर क्षेत्र में समान प्रकार की वनस्पति कैसे होगा? तापमान के हिसाब से वर्षा के अनुसार वन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस क्षेत्र में जैसा वर्षा होगा तापमान होगा वैसा वनस्पति पाया जाएगा। कहीं सदाबहार वनस्पति होता है, कहीं पर्णपाती वनस्पति होता है, कहीं मरुस्थलीय वनस्पति होता है। तो अब देखिए मरुस्थल में वर्षा नहीं होगा तो क्या वहाँ एक ही रंग वनस्पति पाया जाएगा जो सदाबहार वन में पाया जाता है? नहीं, गलत बात, वहाँ अलग वनस्पति होगा। ठीक है। तो ये कथन आपका गलत है, जबकि कथन एक सही है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। कथन देखिए 129 का, मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की
रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये मौलिक अधिकार के बारे में है। निष्कर्ष क्या करना चाह रहे हैं कि संविधान नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रावधान करता है, बिल्कुल करता है, ध्यान रखिएगा। जो संविधान है नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रावधान करता है, बिल्कुल करता है, सही कथन है। दूसरा है कि मौलिक अधिकार का लोकतांत्रिक शासन से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध है, ध्यान रखिएगा आप सभी। मौलिक अधिकार ही आपको कह सकते हैं कि बहुत सारा राइट देता है, जैसे आंदोलन करने का, कह सकते बोलने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। तो ये सभी मौलिक अधिकार आपको देता है। तो लोकतांत्रिकी से पूरा इसका संबंध है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। तो कथन सिर्फ एक सही है, दूसरा कथन गलत है आपका, बात समझे। 30 नंबर देखिए, संसद कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। यह कथन का कहना है कि संसद कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है। निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका की भूमिकाएं अलग अलग हो सकती है। हाँ बिल्कुल, विधायिका का कार्य अलग है, कार्यपालिका का कार्य अलग है। विधायिका मतलब संसद हो जाएगा और कार्यपालिका मतलब, तो कार्यपालिका भी बताएं जो कार्य को लागू करता है, विधायिका जो कानून बनाता है, बात समझे। तो दोनों का कार्य यानी कि भूमिका अलग अलग हो सकती है, यह कथन सही है। दूसरा है कि संसद का कोई संवैधानिक महत्व नहीं है, गलत बात। संसद का बिल्कुल संवैधानिक महत्व है, संसद ही आपका कानून बनाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। कोई भी बिल पास करना हो तो संसद में ही लाया जाता है। लोकसभा राज्यसभा क्या है, संसद है। तो जब तक यहाँ नहीं आएगा तो बिल नहीं पास होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के पास फाइनल सिग्नेचर होकर जाके बिल लागू पास होता है, उसके बाद कार्यपालिका उसे लागू करता है, बात समझे। तो ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका का फिर अलग कार्य है। तो संसद हो गया, इसका अलग कार्य है। कार्यपालिका, संसद मतलब होता है विधायिका, तो विधायिका का कार्य अलग है, कार्यपालिका का कार्य अलग है, न्यायपालिका का कार्य अलग है, यानी कि अपने अपने क्षेत्र में उसका कार्यकाल और उसका कार्य अलग अलग होता है। तो इसका कथन सिर्फ एक सही है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर। कथन दिया गया है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हो सकती है, ठीक है, यह कथन का कहना है। निष्कर्ष देखिए क्या कहना चाह रहा है कि उत्पादन और रोजगार आर्थिक गतिविधि की महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, उत्पादन और रोजगार आर्थिक गतिविधि के संकेत माने जा सकते हैं, ये सही कथन है। उत्पादन बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये गलत है। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो हमेशा नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ेगा, क्यों पॉजिटिव नहीं हो सकता है क्या, बिल्कुल होगा, ध्यान रखिएगा। तो उत्पादन बढ़ने से पॉजिटिव होगा, नकारात्मक क्यों प्रभाव पड़ेगा। तो ये कथन आपका गलत है, ऐसे ही छांटा जा सकता था इसे आराम से। अगला है कथन है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा और ऋण की स्थिति को प्रभावित कर सकता है, यह कथन का कहना है, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा और ऋण की स्थिति को प्रभावित कर सकता है, कथन कहना चाह रहे हैं, समझ गए। निष्कर्ष देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, केंद्रीय बैंक का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण आपका नियामक कार्य है। तो बिल्कुल सही है कि जो केंद्रीय बैंक है जैसे आरबीआई बैंक, ठीक है, तो इसका अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नियामक कार्य होता है, ये सही है। बाकी बात दूसरा है कि केंद्रीय बैंक का मौद्रिक व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। मौद्रिक व्यवस्था से डायरेक्ट संबंध होता है। केंद्रीय बैंक आरबीआई आपका नोट छापता है, बात समझे। तो ये कैसे कर सकते हैं कि आपका मौद्रिक व्यवस्था से संबंधित नहीं होता है केंद्रीय बैंक, तो ये गलत कथन है, ठीक है। तो ऑप्शन में ए ही सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अशोक के शिलालेख उसके शासन के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत है, बिल्कुल सही कथन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दूसरा है कि अशोक केवल मौखिक संदेशों के माध्यम से ही अपनी नीतियों का प्रचार करता था। देखिए ये अब कथन गलत हो जाएगा। क्या मौखिक रूप से ही प्रचार करता था, लिखित रूप से नहीं करता था, लिखित रूप से भी प्रचार करता था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऐसे ही शिलालेख नहीं मिला, बात समझे, तो याद रखिएगा आप सभी। तो कथन एक सही है जबकि दूसरा गलत है, तो ये राइट आंसर है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन में 34 पर ध्यान दीजिएगा। पहला है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास में कला और साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। हाँ बिल्कुल सही है कि जो आपका गुप्त काल है हम सभी भारतीय इतिहास में इसे कला और साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए जानते हैं, सही है। आर्यभट्ट का संबंध प्राचीन भारतीय गणित एवं खगोल विज्ञान से, हाँ बिल्कुल सही कथन है। तो इसका दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत पर्वतीय
प्रणाली है, हाँ बिल्कुल सही है कि हिमालय आपका उत्तरी सीमा पर, हिमालय कहाँ है, उत्तर की ओर है ना, बिल्कुल है। तो ये विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र है, सही कथन है। दूसरा है कि हिमालय भारतीय जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये गलत है। इससे पहले भी अभी बता चुके थे आपको कथन में कि जो हिमालय है ये आपका जलवायु को प्रभावित करता है, प्लस में वर्षा को प्रभावित करता है, बात समझे, यानी कि मानसून को भी प्रभावित करता है। तो हमसे कह सकते हैं ये कथन आपका गलत है, ये कहे कि नहीं करता है, ये गलत है, करता है, ठीक है। तो सिर्फ कथन इसमें एक सही है, बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि डेल्टा का निर्माण नदी द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेप से हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है कि डेल्टा का निर्माण नदी द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं अपने साथ में, बहाव के साथ में, उसी के निक्षेप यानी कि उस जगह जो जमा कर देते हैं उसी को हमसे क्या कह देते हैं, डेल्टा कह देते हैं, बात समझे। यानी कि पूरा कह सकते हैं कि अवसाद लाया और लाके मुहाना पे छोड़ दिया, ठीक है, ये इसी को डेल्टा कहा गया है। उसके बाद है कि गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े डेल्टा क्षेत्र माने जाते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो दोनों कथन इसका सत्य है। उसके बाद है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन है, हाँ बिल्कुल है कि भारत में संघ यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का संवैधानिक विभाजन किया गया है। केंद्र सरकार का अलग है, राज्य सरकार का अलग है, अनुच्छेद में विभाजित है, बात समझे, संविधान के भाग में विभाजित किया गया है। तो इसका एक कथन सही है। दूसरा है कि संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है, हाँ बिल्कुल है। संघ सूची में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाता है। तो सही है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, हाँ बिल्कुल, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें डायरेक्ट जनता भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, जनता उसमें वोटिंग करते हैं। उसके बाद है राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, नहीं, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो इसमें जनता भाग नहीं लेता है, यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपका सांसद होता है यानी कि जो आप चुन के भेजते हैं उसी के द्वारा राज्यसभा में कह सकते हैं चुना जाता है सदस्य को, बात समझे, इसीलिए इसे बुजुर्गों का सदस्य कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। तो इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेता है, प्लस में राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपका राज्यों के जो विधानसभा के विधायक सब जो होते हैं, एमएलए, उसी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बेरोजगार का संबंध काम करने की इच्छा और क्षमता रखने वाले व्यक्तियों को रोजगार ना मिलने से हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 39 का। उसके बाद है कि बेरोजगार का अर्थ यह है कि देश में कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता, ये गलत है। बेरोजगार का अर्थ ये नहीं कर सकती कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता, काम कर सकता है, बशर्ते उसे काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसे हम बेरोजगार कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कथन गलत है। कथन एक सही है कि बेरोजगार का संबंध काम करने की इच्छा और क्षमता रखने वाले व्यक्ति को रोजगार ना मिलने से हो सकता है। अब किसी को काम करने का इच्छा है, ठीक है, और उसके पास क्षमता है बट उसको काम नहीं मिल रहा है, उसी को हम बेरोजगारी कह देते हैं, बात समझे, बिल्कुल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि जैसी गतिविधि शामिल है? हाँ बिल्कुल शामिल है, जैसे बताएं। तो उसके बाद दूसरा कथन है कि सेवा क्षेत्र में परिवहन जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग, ध्यान रखिएगा, शिक्षा, ठीक है, ये सभी आपका शामिल हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी आपका सेवा क्षेत्र का ही हिस्सा है, इसका दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सभा और समिति का उल्लेख मुख्यतः किस वैदिक साहित्य में मिलता है? तो ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। वेदों की संख्या कितना है? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद होता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, यहाँ से आपका मैथमेटिक्स शुरू होता है, ठीक है। तो जितने भी आपका मैथ वाला पोर्शन है प्रॉपर आपसे बनाइएगा और ऐसा ही प्रश्न आएगा, हर क्वेश्चन का आंसर हम दे दिए, ठीक है। इसका बोलिएगा सोल्यूशन तो हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे पीडीएफ के साथ में, ठीक है। तो आप सभी सोल्यूशन देख लीजिएगा अगर नहीं बनेगा आप सभी से, ठीक है। तो ये सभी देख लीजिएगा, आराम आराम से बना सकते हैं और इसी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, इसीलिए हड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। और इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आएगा आपके पेपर में, तो सारे प्रश्न को जरूर बना लीजिएगा आप सभी। लगभग 8 से 10 प्रश्न आएगा मैथमेटिक्स का, इससे बेसी नहीं आएगा, बात समझे क्या। देखिए ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आपका पावर में है, ध्यान रखिएगा। ये जो 2 देख रहे हैं ये पावर में है, ठीक है, ऑप्शन ये पावर में है, थोड़ा सा को ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद 149 का देख लीजिएगा और आंसर दे दिए हैं, 150 का आंसर दे दिए, ठीक है। तो पूरा 150 क्वेश्चन का सेट था जिसमें कि प्रॉपर हर चीज़ को आज जो है कि
कंप्लीट कर दिए हैं। बात समझे, क्योंकि कल वाला जो सेट हुआ था सेट नंबर 1, उसमें आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन छूट गया था, मैथमेटिक्स नहीं दे पाए थे, तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आएगा, इससे बेसी नहीं आएगा। बात समझे क्या? बिल्कुल। तो आज के इस सेट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पूरा सेट बनाने के बाद कितना स्कोर किए ये भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स अगर बन गया होगा तो ठीक है, नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको बनाना है आप सभी को और आंसर बताना है। अब ये बताइए कितना स्कोर किए हुए हैं, ठीक है। इससे पहले जो सेट हुआ था उसे जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ये कोशिश किया जा रहा है कि जो कथन, निष्कर्ष और उसके बाद जो है कि स्टेटमेंट वाला प्रश्न है वो करीब करीब चीजें आपको कंप्लीट करवाए जाए, क्योंकि ऐसा प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहेगा आपके पेपर में, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ के बेस्ट कंटेंट के साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी को लेकर बिल्कुल नहीं सोचना है आप सभी को, बस समझे। पीडीएफ बोलिएगा तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा देंगे, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी मेरे साथ ज्वाइन करके बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं रहेगा, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल पे, और तैयारी को लेकर बिल्कुल नहीं सोचना है आप सभी को। तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।